मुझे क्वार्टर में रहते हुए 3 साल हो चुके हैं, मगर सफेदी एक मर्तबा भी नहीं हुई। यहाँ गरीबों को कौन पूछता है? गरीब तो हर जगह पिस रहे हैं भाई साहब, समीना ने कहा। वो लोग गेट से बाहर आ चुके थे। वो औरत और मर्द तो बस स्टॉप की तरफ चले गए, जबकि समीना और शाहपरी एक टैक्सी के करीब रुक गईं, जिसका ड्राइवर टैक्सी के बोनेट के साथ टेक लगाए खड़ा सिगरेट की कश लगा रहा था। लिबर्टी मार्केट चलोगे? समीना ने कहा। क्यों नहीं बीबी जी, अधेड़ उम्र ड्राइवर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मीटर से 5 रुपए ज्यादा होंगे। गुरबर्ग से इस वक्त वापसी की सवारी नहीं मिलती। ये तो लोगों से पैसे बटोरने का बहाना है, समीना ने कहा। शहर के किसी भी हिस्से में चले जाओ सवारी मिल ही जाती है, मगर तुम लोग। खैर चलो, अगर हमें देर ना हो रही होती तो हम बस पर ही चली जाती। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गई और चंद सेकंड बाद ही टैक्सी हरकत में आ गई। समीना ने यह बात खास तौर पर नोट कर ली थी कि वहां खड़ी हुई एक और टैक्सी उनके पीछे चल पड़ी थी। टैक्सी की पिछली सीट पर पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे, जो शक्लों ही से गुंडे लग रहे थे। उस टैक्सी का ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही था। दोनों टैक्सियां आगे पीछे दौड़ती रही। समीना वाली टैक्सी के ड्राइवर ने भी गालिबन उस ताकुम को महसूस कर लिया था। उसे समीना वगैरह से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता वो मोहतात हो गया था और पिछली टैक्सी को करीब आने का मौका नहीं दे रहा था। बिलाकर गुलबर्ग पहुंचकर समीना ने अपनी टैक्सी चौक से कुछ दूर रुकवा ली। वो नीचे उतर रही थी कि दूसरी टैक्सी उनके करीब आकर रुक गई। पिछली सीट पर बैठी हुए दोनों गुंडे नीचे उतरकर उनकी तरफ लपके। उन्होंने शाहपरी को पकड़ लिया और अपनी टैक्सी की तरफ खींचने लगे। तकरीबन 100 गज आगे रेस्टोरेंट और दुकानें वगैरह थी। शाहपरी जोर जोर से चीखने लगी। समीना ने अपने बुरके की परवाह किए बगैर एक गुंडे पर हमला कर दिया। वो उसके गूंचों और लातों की परवाह किए बगैर शाहपरी को अपनी टैक्सी की तरफ खींचते रहे। चौक पर बैठे हुए लोग शोर सुनकर उनकी तरफ दौड़े। उन दोनों आदमियों से एक टैक्सी में बैठ चुका था और शाहपरी को अंदर खींच रहा था, जबकि दूसरा गुंडा शाहपरी को पीछे से धकेल रहा था। चौक की तरह से लोगों को अपनी तरफ आते देखकर ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी। दूसरा गुंडा शाहपरी को अंदर धकेलने की कोशिश कर ही रहा था कि टैक्सी हरकत में आ गई। उस गुंडे ने शाहपरी को छोड़ दिया और खुद टैक्सी में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाहपरी उसकी टांगों से लिपट गई। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई। शाहपरी साथ साथ घिसट रही थी, लेकिन उसने गुंडे को नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि टैक्सी निकल गई। इसी दौरान दौड़ते हुए लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने गुंडे को पकड़ दिया और माँ बहन की गालियां बकते हुए उसकी धुनाई करने लगे। मारो इस बेगैरत को, एक आदमी चीखा। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनके पास अपने गलों में माँ बहनें नहीं है। पुलिस के हवाले करो इसे, एक और आदमी चीखा। आप लोग परेशान ना हो बहन, तीसरे आदमी ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। इसे हम अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस ही इसके दूसरे साथियों को भी पकड़ देगी। पुलिस थाने तक बात पहुंच गई तो हमारी भी रुसवाई होगी। बेहतर होगा किसी कुछ सजा देकर छोड़ दिया जाए, समीना ने अपना बुर्का संभालते हुए कहा। उस खींचातानी में उसका बुर्का फट गया था। आप परेशान ना हो बीबी, एक और आदमी ने कहा। आपको थाने तक जाने या पुलिस का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद भी निमट लेंगे इन हरामजादों से। अरे ये देखो पिस्तौल, एक आदमी चीखा। वो सब उस तरफ मुतवज्जो हो गए। सड़क के किनारे जमीन पर एक पिस्तौल पड़ा था। शाहपरी ने भी वो पिस्तौल देखा और उसका दिल उछलकर हल्के में आ गया। ये पिस्तौल उसी का था जो गुंडों से दींगा मुश्ती में उसके लिबास से गिर गया था, लेकिन उस वक्त उसने पिस्तौल के सिलसिले में खामोश रहना ही बेहतर समझा। इसी का होगा, एक आदमी ने झुककर वो पिस्तौल उठा लिया। नहीं जी, रब दी कसम है, मेरा पिस्तौल नहीं है, गुंडा चीख उठा। तुम्हारे किसी साथी का होगा, वारदातें भी करते हो। उसने गुंडे को ठोकरे मारते हुए कहा। इसे थाने ले चलो, आप लोग जाएं बीबी जी। उस शख्स ने आखिरी अल्फाज समीना और शाहपरी से मुखातिब होकर कहे थे। शाहपरी ने समीना की तरफ देखा, फिर अपनी चादर संभालने लगी और वो दोनों वहां से हटकर एक गली में घुस गए। उनके चेहरे लोगों ने देख लिए थे। अखबारात में इधर से समीना की तस्वीर छप चुकी थी, लेकिन एक तो वो तस्वीर पुरानी थी और दूसरे उसे छुपे हुए भी कई रोज हो चुके थे। लोगों को याद नहीं रहा होगा और यही वजह थी कि इस वक्त समीना को किसी ने शनाख्त नहीं किया था। यूं भी इस वक्त अफरा-तफरी की सी कैफियत थी, किसी ने इस ख्याल से उसकी तरफ देखा भी नहीं होगा। वो दूर करीबी रास्ता इख्तियार करने की बजाय गलियों के चक्कर काटती हुई अपनी कोठी पर पहुंची थी। उस वक्त 11:30 बज रहे थे। रविया बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंची तो उन दोनों की हालत देखकर रविया चौंके बगैर ना रह सकी थी। अरे ये क्या हुआ, क्या उलिया हो रहा है तुम दोनों का? लगता है किसी से दींगा मुश्त हुई है। रविया के लहजे में परेशानी थी। कोई खास बात नहीं, बस जरा 2 गुंडों से 2-2 हाथ हो गए थे। कौन थे वो? रविया एकदम परेशान हो गई। हुंडे के हुंडे ही होते हैं, समीना ने जवाब दिया। अब तुम उनका शजरा मत पूछो, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो, बड़े जोर की भूख लग रही है। अंदर चलोगी तो खाना दूंगी ना, खाना यहाँ तो नहीं आ सकता। और हाँ, रविया जैसे चौंक कर बोली, भाईजार का पता चला? हाँ वो ठीक है सिर्फ, समीना कहते कहते रुक गई। सिर्फ क्या? रजिया ने उल्टी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ सर फट गया है, एक टांग की हड्डी टूट गई है, चेहरे का दर्जा थोड़ा सा बदल गया और उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो परेशान मत हो, समीना ने कहा। ये क्या कह रही हैं आप?
रविया एकदम परेशान होगी। परेशान ना हो मेरी बन्नो। समीना ने उसका डाल थपथपाया। शारक का एक्सीडेंट हो गया था, उसे कुछ मामूली चोटें आई हैं। आप उन्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? रविया बोली। वो जहाँ भी है महफूज है और उसकी मुनासिब देखभाल हो रही है। फिलहाल उसे यहाँ लाना मुनासिब नहीं। चल तू खाना निकाल हमारे लिए, बड़े जोर की भूख लग रही है। समीना कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाहबरी भी अपने कमरे में चली गई। रविया कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर वो भी किचन की तरफ घुस गई। शारक को नर्स रविया के क्वार्टर में रहते हुए 4 रोज हो चुके थे। रविया हॉस्पिटल में अपनी नाइट ड्यूटी करने के साथ साथ शारक की देखभाल भी कर रही थी। वो हकीकत ये थी कि उसने दोस्ती का दावा किया था तो दोस्ती का हक भी अदा कर दिया था। वो सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल से वापस आती। सबसे पहले शारक का मुंह धुलाकर उसे नाश्ता कराती और दवाएं देती। नाश्ते के दौरान कुछ गपशप भी होती रहती। फिर रविया कुछ देर के लिए सो जाती। शाम तक इसी तरह वक्त गुजरता। रविया शारक के आराम का पूरा ख्याल रखे हुए थी, लेकिन उसे खुद आराम करने का बहुत कम मौका मिलता था। नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे और आंखें सुर्ख रहने लगी थी। इसी दौरान रविया को बैरूनी मुदाखलत का भी सामना था। शारक के यहाँ आने से पहले वो सुबह वापस आकर सो जाती और 3-4 बजे जाग जाती। इसी दौरान वो अपने काम भी करती और उससे मिलने वाले, जिनमें ज्यादातर नर्सें ही शामिल थी, आते रहते और उनसे गपशप होती रहती। कभी वो खुद किसी के डर चली जाती। पड़ोस में रहने वाली नर्स आरपा का शोहर अक्सर उसके यहाँ आता जाता था, लेकिन शारक को यहाँ लाने के बाद तमाम मामूलात बदल गए थे। उसे आराम का मौका बहुत कम मिलता। मिलने के लिए आने वालों को भी ज्यादातर बाहर ही से टाल देती। कोई अंदर आ भी जाता तो उसे अपने कमरे में लाने की बजाय दूसरे कमरे में ले जाती, जो ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। शकीना उसकी सबसे ज्यादा करीबी दोस्त थी। वो मेडिकल वार्ड में नाइट ड्यूटी पर थी। वो आमतौर पर शाम को तैयार होकर रविया के पास आ जाती और वो दोनों इकट्ठी हॉस्पिटल जाती थी। लेकिन शारक की वजह से रजिया 3 दिन से उसे बाहर से तरखा रही थी। शकीला जब भी आती रजिया ये की जुमला दोहरा देती, मुझे देर हो जाएगी, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। पहले 2 दिन तो शकीला ने इस बात को महसूस नहीं किया, लेकिन तीसरे रोज उसे रजिया की ये बात कुछ मशकूक लगी, क्योंकि पहले वो जब भी आती थी रजिया उसे अपने कमरे में ले आती थी। बातें भी होती रहती थी और रजिया तैयारी भी करती रहती थी। लेकिन तीसरे रोज जब रजिया ने वही जुमला दोहराया तो वो बुरा मान गई। क्या बात है रजिया, अंदर किसी को बिठा रखा है जो मुझे बाहर से टरका देना चाहती हूँ? उसने रजिया को घूरते हुए कहा। ओ नहीं शकीला, रजिया बोली, मुझे अभी कपड़े इस्त्री करने हैं, नहाना है और पूरी तैयारी करनी है, जबकि ड्यूटी शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी देर हो जाए, इसलिए तुम जाओ। अच्छा, मैं रात को तुमसे बात करूंगी। शकीला उसे बुरती हुई चली गई। उस रात ड्यूटी रूम में शकीला ने रजिया से साफ तौर पर कह दिया था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। अगर तुमने किसी से दोस्ती कर ली है तो मुझे बना क्या एतराज हो सकता है? अगर मुझसे मिलवा दोगी तो मैं उसे भगा कर तो नहीं ले जाऊंगी, शकीला ने कहा। एक मर्द को 1 साल तक भुगत चुकी हूँ, रजिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब तो मर्दों के नाम ही से मुझे नफरत है। किसी मर्द के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। अगर कोई ऐसी गैर मामूली बात हुई तो सबसे पहले तुम ही को बताऊंगी। रजिया ने यह बात तो कह दी थी, लेकिन बिली दिल ने उसे एहसास हो गया था कि वो झूठ बोल रही थी। वो जब से शारक को अपने क्वार्टर में लेकर आई थी, वो अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी थी। वो शारक के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। शारक समीना का था। ये जानने के बावजूद वो जब भी शारक के बारे में सोचती, उसे अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस होने लगती। शकीला के अलावा पड़ोस में रहने वाले कुछ और लोग भी थे जिन्हें रजिया ने नाराज कर दिया था, और बाद लोगों ने तो उसके घर आना जाना ही छोड़ दिया था। वो रजिया चाहती भी यही थी कि शारक जब तक यहाँ है उसके घर कोई ना आए। लेकिन रफीक बहुत ही डेट इंसान साबित हुआ। वो चौथा रोज था, शाम के 5 बजे थे। रविया शारक के साथ बैठी चाय पी रही थी कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। रविया ने चाय का कप मेज पर रख दिया, कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और तेज कदम उठाते हुए चेन वाला दरवाजा खोल दिया। और फिर अपने बाप को देखकर वो चौंके बगैर ना रह सकी। और हस्बे मामूल उसके करीबी अपने दरवाजे के सामने रफीक भी खड़ा था। रजिया अपने बाप को रास्ता देने के लिए दरवाजे से हट गई। उसके बाप के साथ ही रफीक भी अंदर आ गया। रविया ने बरामदे में आकर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। आप अंदर चलिए डैडी और मिस्टर रफीक। रविया मुड़कर रफीक की तरफ देखने लगी। प्लीज आप, उसने जुमला अधूरा छोड़कर बाहर की तरफ इशारा किया। रफीक शहर में ही रुक गया। उसने दूसरे कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और बाहर निकल गया। रविया ने सीन का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइंग रूम में आ गई। बैठिए डैडी, वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। बोली, आपका पैगाम मिला था लेकिन दूसरे दिन आप आए नहीं। एक और जरूरी काम पड़ गया था बेटा, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। मेरा ख्याल था कि इसी दौरान तुम खुद घर का चक्कर लगाओगी, उसके डैडी ने कहा। दरअसल में मेरी आजकल लाइट ड्यूटी चल रही है डैडी, रविया ने कहा। सुबह 7 बजे आने के बाद सो जाती हूँ और सारा दिन सोते में गुजर जाता है और फिर कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं रहता। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रविया कहते हुए बाहर आ गई। उसने अपने कमरे में आकर शारक को अपने बाप के बारे में बताया और फिर दरवाजा बंद करके किचन में चली गई।
थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले आई। चाय पीने के दौरान रदिया अपनी वालदा और बहन भाइयों के बारे में दरियाफ्त करती गई और फिर मौका पाकर बोली, कोई खास काम था डैडी? हाँ बेटी, उसके डैडी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, 3-4 रोज पहले तुम्हारे मकान का किराएदार आया था। तुम जानती हो एक सरकारी अफीसर है, उसका पेशावर तबादला हो गया है और वो मकान खाली करना चाहता है। तो ठीक है, खाली कर दे मकान, रदिया बोली। एग्रीमेंट के मुताबिक उसने 1 महीने का नोटिस दिया है ताकि उसकी डिपॉजिट की रकम की वापसी का बंदोबस्त हो सके। वैसे उसने कहा है कि वो 1 महीने के किराया तो दे देगा, लेकिन अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो वो 2-3 दिन में मकान खाली करने को तैयार है। डैडी, रदिया ने कहा, किराए से मिलने वाले पैसे तो आप ही के पास रहते हैं और डिपॉजिट की रकम भी आपके पास है, आप उन्हें दे दीजिए। तुम्हारे सारे पैसे तो मैंने बैंक अकाउंट में जमा करवा रखे हैं। मकान का किराया भी हर महीने बैंक में जमा करवा देता हूँ और चेकबुक मैंने तुम्हें दे दी थी। उसके डैडी ने कहा, मैं आपको चेकबुक दे देती हूँ, आप सुबह बैंक से रकम निकलवा कर उन्हें दे दें और उनसे डिपॉजिट वाली रसीद वापस ले लें। शायद 30,000 रुपए दिए थे उन्होंने। रजिया बोली, हाँ एक बात और, डैडी ने कहा, प्रॉपर्टी डीलर को पता चल गया है कि मकान खाली होने वाला है। उसने कहा था कि नहीं। रजिया ने बात काट दी, अभी मकान किसी और को मत दें, मैं चेकबुक लेकर आती हूँ। रजिया उठकर दूसरे कमरे में आ गई और अलमारी खोलकर चेकबुक तलाश करने लगी। शारिक बिस्तर पर खामोश लेटा उसकी तरफ देखता रहा। रजिया अलमारी से चेकबुक निकालकर बूढ़ी ही थी कि अपने डैडी को कमरे में दाखिल होते देखकर उछल पड़ी। उसे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। शारिक ने भी रजिया के बाप को देख लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। ये कौन है? डैडी कभी शारिक और कभी रजिया की तरफ देख रहे थे, इसीलिए तुमने मुझे दूसरे कमरे में बिठाया था। इतनी गिर गई हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकता, और शायद इसलिए तुमने घर छोड़ा था कि अलग रहकर ऐसी घटिया हरकतें कर सको। आहिस्ता बोलिए डैडी, रजिया बोली। खुदा के लिए आप गलत मत समझिए, मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या है। बंद करो ये बकवास, डैडी चीखे। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। खुदा के लिए डैडी, रजिया ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपकी इज्जत पर हर पाए। आप बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसने बाप को हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। रजिया का बाप कुर्सी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे के तातरात बिगड़े हुए थे। वो अब भी खूनवार नजरों से कभी रजिया को और कभी शारिक को घूर रहा था। शारिक ने पिस्तौल दोबारा तकिए के नीचे रख दिया। ये कौन है? डैडी ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। ये एक मासूम, मजलूम और बेगुनाह शख्स है जिसे पुलिस से बचाने के लिए मेरे यहाँ पनाह दे रखी है, रजिया ने कहा। ओह, डैडी के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो गहरी नजरों से शारिक का जायजा ले रहे थे। शारिक के सर पर बधी हुई पट्टी, गाल पर बैंडेज और एक टांग पर क्रैप बैंडेज ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया था। अभी चंद रोज पहले ही तो अखबारों में खबर छपी थी कि खतरनाक मुजरिम हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड से फरार हो गया था। और रजिया की ड्यूटी भी सर्जिकल वार्ड ही में थी। शारिक और रजिया की तरफ देखते हुए बोले, ये तुमने क्या किया रजिया? पुलिस आज भी इसकी तलाश में है। अगर किसी को शुबा हो गया कि इसे तुमने अपने क्वार्टर में पनाह दे रखी है तो जानती हो क्या होगा? मेरे अंजाम के बारे में नहीं सोचा डैडी, रजिया बोली। मैंने एक बेगुनाह की मदद की है और मुझे अंजाम की परवाह नहीं। अभी तक किसी को शुबा नहीं हो सका कि शारिक यहाँ है। आप भी इस राज को अपने तक ही रखिए। वो यकीन कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया? डैडी ने उसे घूरा। तुम आग से खेल रही हो बेटी। मैं तो सोच रहा था कि अगर इस मौजू को यहीं खत्म कर दीजिए डैडी। रजिया ने उनकी बात काट दी। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस राज को राह भी रहने दीजिए। वो चंद मोको खामोश हुई, फिर बोली, मैं चेक आपको लिख देती हूँ, फिर मुझे भी ड्यूटी पर जाने की तैयारी करनी है। इसी दौरान शारिक खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद रजिया और उसका वालिद उठकर बाहर चले गए। वो कुछ देर आंगन में खड़े रहे। उनकी बातों की आवाज शारिक को सुनाई दे रही थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। और फिर गालिबन रजिया के डैडी चला गया था, क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद होने की आवाज शारिक ने सुनी थी। उसके चंद सेकंड बाद ही रजिया कमरे में आ गई। तुम्हारे डैडी ने मुझे देख लिया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, शारिक ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, रजिया ने जवाब दिया। वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, अम्मी को भी नहीं बताएंगे। मैं डैडी को जानती हूँ। वो तो ठीक है, शारिक बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये क्वार्टर अब मेरे लिए महफूज नहीं रहा। तुमने बताया था कि तुम्हारी अम्मी और बहनें भी यहाँ आती रहती हैं। इन 4 दिनों में वो नहीं आई, लेकिन अगर वो आ गई तो मेरी मौजूदगी राज नहीं रह सकेगी। जाहिर है तुम उन्हें ड्राइंग रूम तक तो महदूद नहीं रख सकोगी। वो मुझे यहाँ देख लेंगी। वो जब आएगी तो देखा जाएगा, रजिया ने कहा। वैसे मैंने डैडी से कह दिया है कि 2-4 दिनों तक अम्मी और बहनों को मेरे यहाँ आने से मना कर दें। हम तो जो होगा भुगतना ही पड़ेगा, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अच्छा मैं तैयारी कर लूं, ड्यूटी का वक्त है। रजिया ने खूंटी पर टंगी हुई अपनी यूनिफॉर्म उतारी और दूसरे कमरे में चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो लिबास बदल कर आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। जब वो तैयार होकर उठी तो शारिक गहरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था।